हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हैं हम जीएस का ज्ञान लेकर। और आपके आज बात करेंगे हम ब्रह्मांड के बारे में। अगर मैं ब्रह्मांड की बात करूं तो ब्रह्मांड माने क्या। देखिए, कहा जाता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कण और बड़े से बड़ा पिंड, चाहे वह आकाश गंगा ही क्यों ना हो, ये सभी ब्रह्मांड का ही हिस्सा होते हैं, ब्रह्मांड के ही अंदर आते हैं। अगर देखा जाए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूं तो आप अभी कहाँ हैं? आप अभी आगरा में भगवान टॉकीज पर हैं। भगवान टॉकीज कहाँ है? भगवान टॉकीज आगरा के अंदर है। आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर है। यानी कि आगरा कहाँ है? आगरा यूपी में है। और यूपी कहाँ है? यूपी इंडिया में है। कहाँ है बेटी? यूपी इंडिया में है। इंडिया में है बेटी की नहीं है? बोलो मुझे। और इंडिया कहाँ है? इंडिया एशिया में है। एशिया अर्थ यानी कि वर्ल्ड में है। यानी कि अर्थ यानी कि वर्ल्ड में है, विश्व में है। और अर्थ कहाँ है? यानी कि पृथ्वी सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम के अंतर्गत आती है। पृथ्वी किसके अंतर्गत आती है? सोलर सिस्टम के अंतर्गत आती है। सोलर सिस्टम आकाश गंगा के अंतर्गत आता है। आकाश गंगा को हिंदी में कहते हैं गैलेक्सी। क्या कहते हैं आकाश गंगा को? गैलेक्सी। अर्थ, फिर एशिया, फिर इंडिया। और अगर आप यूपी लेवल के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल या यूपी यूनिवर्सिटी का कोई जूनियर असिस्टेंट टाइप का अगर एग्जाम है, तो उसके लिए फिर आपको थोड़ी सी यूपी जीके भी पढ़नी होती है। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आपका सिलेबस भी है, आपकी ज्योग्राफी भी है। और इसमें अब हम बात करेंगे अगर ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को ये जानना चाहिए कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ होगा, या ब्रह्मांड के बारे में लोगों के क्या विचार रहे। तो देखो, अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं, क्योंकि ब्रह्मांड माने कि जब हम ब्रह्मांड की एक नॉर्मल वे में बात करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि ब्रह्मांड की बात हो रही है तो जो आकाश में जो तारे दिखाई देते हैं, जो सूर्य दिखाई दे रहा है, जो चंद्रमा दिखाई देते हैं, इन सब का क्या है? इसको ही कहते हैं ब्रह्मांड। वास्तव में इसको देख के मनुष्य शुरू से मोहित होता चला आया है। इसको देख के लगता है कि इसके बारे में जाना जाए। तो एक विद्वान हुए थे जिनका नाम था क्लासियस टॉलमी। क्या नाम था? मिस्र यूनान के थे क्लासियस टॉलमी। इन्होंने 140 ईस्वी में, ईस्वी मतलब एडी, एनो डोमिनी, बच्चे के जन्म के बाद का समय है, तो क्लासियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में, क्लासियस टॉलमी कहां से थे? मिस्र से, यूनान से थे। इन्होंने एक अवधारणा दी ब्रह्मांड के बारे में, जो बिल्कुल बेसिक से यहाँ से आपकी शुरुआत हो रही है। इन्होंने एक अवधारणा दी क्लासियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में, मिस्र यूनान के रहने वाले थे ये, जिन्होंने ब्रह्मांड के संदर्भ में अवधारणा दी। वो अवधारणा क्या थी? वह अवधारणा थी भू केंद्रीय अवधारणा। माने मित्रों, आप यहां देख रहे होंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं जियोसेंट्रिक। आप यहां देख रहे होंगे कि अवधारणा के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। क्या पता चल रहा होगा? देखिए, भू माने क्या होता है? पृथ्वी। केंद्रीय का अर्थ केंद्र में। किसके बात, किसके संदर्भ में हो रही है? ब्रह्मांड के संदर्भ में हो रही है। यानी कि 140 ईस्वी में क्लासियस टॉलमी ने यह बताया, क्या बताया? कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और अन्य समस्त आकाशीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। ये इनके दैनिक अध्ययन पर आधारित था, जिसमें बताया जाता है कि उन्होंने यह अध्ययन किया कि सुबह सूर्य पूरब में होता है, शाम को पश्चिम में होता है,
सुबह शाम को चंद्रमा पूरब में होता है, सुबह को भी पश्चिम होता है। नहीं लगा कि कहीं ना कहीं हम स्थिर हैं और बाकी सभी पिंड पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। क्या ये बात सही थी वाली? ये बात सही थी इनकी अवधारणा? नहीं सही थी ना? हाँ, क्योंकि इसके बाद जो दूसरे वैज्ञानिक आए उनका नाम क्या था? निकोलस कोपरनिकस, पोलैंड से थे। निकोलस कोपरनिकस जो कि पोलैंड से थे। इन्होंने 1543 ईस्वी में एडी यानी कि 1543 एडी में इन्होंने इस अवधारणा को चुनौती दे दी। इस अवधारणा को कहा कि ये गलत है और इन्होंने एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इस अवधारणा को क्या कहा गया? सूर्य केंद्रीय अवधारणा, सोलर सेंट्रिक डिक्लेरेशन। तो सूर्य माने कि सूर्य तो सूर्य है ही, सूर्य किसके? ब्रह्मांड के केंद्र में है। माने इन्होंने कहा कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। आलोक क्या ऐसा है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है? तो सोलर सिस्टम के केंद्र में है, सौर मंडल के केंद्र में है। इन्होंने उस समय, लेकिन इनकी अवधारणा मानी गई और मानी गई। इनकी अवधारणा को चुनौती कब मिली वो जानना है पहले। इनकी अवधारणा को चुनौती दी विलियम हर्शेल ने। विलियम हर्शेल ने जो कि ब्रिटेन से थे। इन्होंने 1805 ईस्वी में 1805 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से यह सिद्ध किया कि जो सौर मंडल है वो ब्रह्मांड का नहीं है, तो आकाश गंगा का एक लघुतम हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है, जिसे कि निकोलस कोपरनिकस पूरा ब्रह्मांड समझ बैठे थे। लेकिन बेशक हमें ये ना पता चल पाया हो कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है या पृथ्वी, क्योंकि ब्रह्मांड आज के समय में हमें ये पता है कि अनंत है और जिसके हमें आकार का पता नहीं है उसके हम केंद्र का पता कैसे लगा सकते हैं? तो विलियम हर्शेल ने जब ये बताया कि जिसे निकोलस कोपरनिकस पूरा ब्रह्मांड समझ रहे थे वो केवल सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, ये तो ठीक था। लेकिन निकोलस कोपरनिकस की अवधारणा से भी हमें बहुत ज्यादा फायदा मिला। अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन की दिशा बदल दी उनके अवधारणा ने। क्यों? क्योंकि बेशक हमें ये ना पता चला हो कि केंद्र में कौन है, लेकिन हमें ये पता चल गया था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, ना कि सूर्य पृथ्वी के। हमें ये पता चल गया था कि अन्य जो ग्रह हैं ये सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन की दिशा को बदलने वाला अवधारणा से हुई ये। इसके बाद हम अगले एपिसोड में बात करते हैं आपसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, जिसमें हम आपको महाविस्फोट का सिद्धांत जो कि एफ जॉर्ज लेवेंटर के द्वारा दिया गया उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें एडविन हब्बल का भी काफी योगदान है। आज सर्वाधिक मान्य सिद्धांत वही है, महाविस्फोट का सिद्धांत। कैसे ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ? देखिए, ब्रह्मांड के उत्पन्न होने की अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मांड माने इसके संदर्भ में कई सारे अवधारणाएं प्रचलित हैं, सिद्धांत प्रचलित है, लेकिन सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मैं आपको बता चुका हूं। इसका सिद्धांत है महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। ये जो थ्योरी दी गई ये जॉर्ज लेवेंटर के द्वारा दी गई 1927 में दी गई। और यह सिद्धांत कहता है, ये थ्योरी कहती है कि आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का जो
ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, उसका संपूर्ण द्रव्यमान एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु, इससे भी सूक्ष्म हो सकता है वो बिंदु, उस पर केंद्रितता क्या ऐसा हो सकता है? क्या 80 किलो के व्यक्ति को एक की जगह में सेट किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन दाब अत्यधिक बढ़ाना पड़ेगा। और जब दाब बढ़ाया जाता है किसी वस्तु पर, तो उस वस्तु का ताप स्वतः बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जब इतने बड़े ब्रह्मांड को एक सूक्ष्म बिंदु पर लाएंगे, तो क्या दाब अनंत नहीं होगा? और जब किसी पिंड का दाब अनंत होगा, तो निश्चित ही उसका ताप भी अनंत होगा। यानी एक ऐसा ज्वलंत बिंदु सामने आएगा जिसका दाब और ताप अनंत में होगा। ऐसा लग रहा होगा जैसे घिसना सहानी की कोई पिक्चर शुरू हो रही है एकदम ज्वलंत बिंदु से। तो उस बिंदु तक कैसे पहुंचे? क्योंकि एक वैज्ञानिक और आए थे जिनका नाम है एडविन हब्बल। क्या नाम है उनका? एडविन हब्बल। इन्होंने 1920 में एक थ्योरी दी जिसका नाम था निरंतर प्रसरण। निरंतर प्रसरण सिद्धांत। माने इस सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का आकार निरंतर बढ़ रहा है। प्रेक्षणों के एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से इन्होंने ये प्रूफ किया कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, और जब आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है तो निश्चित ही ब्रह्मांड का आकार बढ़ रहा है। और जब ब्रह्मांड का आकार बढ़ रहा है, यानी कि आज लड़ा लंबा होता होता 6 फुट का हुआ है, तो जब आज 6 फुट का हुआ तो कल कैसे बनू रहोगे? तो वही जब आज बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड यहाँ तक पहुंचा है, तो कल इससे कुछ कम भी रहा होगा, परसों उससे कुछ कम। यानी कि समय के साथ अगर हम इसी रफ्तार में पीछे जाएं, तो जॉर्ज लेमेंटर कहते हैं कि लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का संपूर्ण द्रव्यमान एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु पर रहा होगा, और उस बिंदु में एक महाविस्फोट, विस्फोट शब्द छोटा है इसके लिए, इसीलिए तो महाविस्फोट कहा गया। बैंग शब्द छोटा है इसलिए बिग बैंग कहा गया। माने कि इसकी तीव्रता का केवल अनुमान लगाया जा सकता है। एक पुस्तक में उसमें लिखा हुआ है कि करोड़ों अरबों परमाणु विस्फोट एक साथ हो जाए। माने केवल एक अनुमान लगाया जा सकता है कि वास्तव में वह विस्फोट कितना बड़ा रहा होगा। क्लियर है? और मैं आपको बता दूं कि उसके बाद, उस विस्फोट के बाद एक काला पदार्थ निकला जो कि उच्च घनत्व वाला था। उसका घनत्व बहुत उच्च था, वो एक दूसरे में घसा हुआ था, वो एक दूसरे से जुड़ता चला गया, जिससे कारण ब्रह्मांडीय जो भी पिंड है उनका निर्माण हुआ। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ और पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो और लोगों को भी बताएं, पढ़ने आए, एक बार क्लास में इधर उधर ना भटकें, क्योंकि जीएस मतलब ओनली सुमित पचौरी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।